पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सभी लोग सिंथिया का वेट कर रहे होते हैं और फिर 10 दिन बाद वो पोर्टल का यूज करके अपने साथ काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को लाती है, जिनमें चैंपियंस, पॉल, अलान, प्रोफेसर कुकुई, टोबियास एंड और भी काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स शामिल होते हैं। ब्रॉक थर्ड क्वेस्ट के लिए मैप बाहर निकालता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि अगर वो पैदल अगले टाउन में जाएंगे तो उनको 20 डेज लगने वाले हैं। इसीलिए वो लोग ट्रेन का यूज करते हैं। ट्रेन में चढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि ट्रेन ज्यादातर खाली थी और वहाँ पर काफी सारे मिस्टीरियस लोग थे। अब आगे तभी वहाँ पर कंडक्टर आता है, जिसकी एज काफी ज्यादा थी एंड उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। वो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। वो ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सबको एक एक टिकट देता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। अंदर से ट्रेन काफी विंटेज दिख रही थी। यहाँ के जो लैंप्स थे वो भी सही नहीं थे, वो बंद चालू हो रहे थे। ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, बट ये ज्यादा देर तक नहीं होता। ऐश और उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं। मिस्टी बोलती है कि अच्छा हुआ हमें ये ट्रेन मिल गई, वरना हमें लेट हो सकता था। तभी ट्रेन में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग विंडो में देखते हैं और उनको पता चलता है कि ट्रेन एक टनल के थ्रू पास हो रही है, जिसके बाद सभी लोग वापस से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ टाइम बाद सबको अजीब सा फील होता है, क्योंकि ये टनल खत्म ही नहीं हो रही थी। ट्रेन के अंदर अंधेरा था। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ट्रेन की विंडो भी जमना स्टार्ट हो जाती है, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स को बाहर का व्यू नहीं दिख रहा था। सहीना नोटिस करती है कि उसका पॉकी गियर, जो कि हमेशा चीयरफुल ट्यून्स देता था, वो अब स्कैरी म्यूजिक बजा रहा है। ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी एंड वो बहुत ज्यादा हिल भी रही थी। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लैंप्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, मानो कि ये सब उनके लिए नॉर्मल हो। वो लोग एक अलग लैंग्वेज में बात भी कर रहे थे, जो कि ऐश और उसके फ्रेंड्स को समझ में नहीं आती है। ऐश को एक आवाज सुनाई देती है। उसको लगता है कि ट्रेन की तरफ कोई आ रहा है और तभी ट्रेन के दरवाजे टूट जाते हैं। वहाँ पर एक परछाई दिखती है। इससे पहले कि ऐश और उसके फ्रेंड्स रिएक्ट कर पाते, ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है, जिससे नॉर्मली ऐश और उसके फ्रेंड्स को सेफ फील होना चाहिए था। बट अब ट्रेन एक काफी ज्यादा अजीब जगह पर आ चुकी थी, जहाँ पर फॉग होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स विंडो से बाहर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ट्रेन एक ओशन के ऊपर फ्लोट कर रही है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेन नहीं है। तभी लैंप्स वापस से बंद चालू होना स्टार्ट हो जाते हैं। जितने भी पैसेंजर वहाँ पर बैठे हुए थे वो सभी के सभी गायब हो जाते हैं। इवन कंडक्टर भी वहाँ पर नहीं था। ब्रॉक बोलता है कि हम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं, हमें ट्रेन से बाहर निकलना होगा। मिस्ट्री बोलती है बट कैसे, हम ट्रेन से जंप भी नहीं कर सकते। ब्रॉक बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट हम ट्रेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे शायद हमें हेल्प मिले। ब्रॉक की बात मानकर सभी लोग ट्रेन को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग एक ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जिससे वो लोग बच पाए। तभी सहीना बोलती है कि ब्रॉक यहाँ पर देखो, मुझे कुछ मिला है। ब्रॉक जल्दी से वहाँ पर आता है और उसको देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक हिडन कंपार्टमेंट था, जिसके अंदर एशियंट आर्टिफैक्ट्स और काफी ज्यादा अजीब मैप थे, जो कि बहुत ज्यादा पुराने दिख रहे थे। इनके ऊपर धूल भी जमी हुई थी। ऐश बोलता है लगता है ये एटरो रीजन का मैप हो सकता है। ब्रॉक उस मैप को निकालता है और काफी देर तक देखता है, जिसके बाद उसको रियलाइज होता है कि ये कोई एटरो रीजन का मैप नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली में ट्रेन का ट्रैवल पाथ है। एंड यहाँ पर ट्रेन की फाइनल डेस्टिनेशन भी दी गई है। ब्रॉक अपना ओरिजिनल एटरो रीजन का मैप बाहर निकालता है एंड उसको एटरो रीजन के मैप से कंपेयर करता है। ब्रॉक को पता चलता है कि ट्रेन की जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो एटरो रीजन या फिर इस पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि ट्रेन एक अननोन लोकेशन पे जा रही थी। जैसे ये बात सहीना, मिस्टी और ऐश को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें इस ट्रेन पे नहीं चढ़ना चाहिए था, हमें पैदल ही चले जाना चाहिए था। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, बट अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें इस ट्रेन में ही बैठना होगा और इंतजार करना होगा कि ये ट्रेन हमें कहाँ पर लेकर जाती है। ये ट्रेन जर्नी ऐश और उसके फ्रेंड्स के लिए टाइम के अगेंस्ट रेस बन चुकी थी। वो लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रेन को कैसे रोका जाए, या फिर एटलीस्ट पता चल सके कि ये ट्रेन उनको कहाँ पर लेकर जा रही है। एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा टेंस होते जाता है। ट्रेन ऐसी जगह पर चल रही थी जहाँ पर लॉजिकली रियल वर्ल्ड में चलना इम्पॉसिबल है। ट्रेन अब हवा में बादलों की तरफ चलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को भी बाहर निकालता है एंड उसके पोकेमॉन भी कुछ करने का ट्राई करते हैं, बट कोई भी बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि वो इस ट्रेन में ट्रैप हो चुके थे। ट्रेन बादल के पास आ जाती है और तभी पूरा अंधेरा हो जाता है। पूरी की पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स एक मिस्टीरियस स्टेशन पर बेहोश पड़े हुए थे। जैसे ही वो उठते हैं उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा पुराना बोर्ड था एंड वहाँ पर किसी टाउन का नाम लिखा हुआ था, जो कि सही से दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से ब्रॉक फिगर आउट कर लेता है कि यहाँ पर किस टाउन का नाम लिखा हुआ था। वो था एवरशेड टाउन। ये पूरा का पूरा स्टेशन खाली था। यहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर या फिर पैसेंजर नहीं था जो कि ट्रेन में चढ़ना चाहता था। ये स्टेशन पूरी तरह से फॉग से भरा हुआ था और यहाँ पर जितने भी लाइट्स थी वो बंद चालू हो रही थी। तब ऐश और उसके फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो ट्रेन अभी भी स्टेशन पे खड़ी हुई थी एंड उसके गेट खुले हुए थे। उस ट्रेन का कंडक्टर वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम लोग स्टेशन पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर खतरा हो सकता है, जल्दी से ट्रेन के अंदर आ जाओ। बट ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता था कि ये ट्रेन किस तरह की है। वो बहुत ज्यादा बड़े खतरे से फाइनली बाहर आ चुके थे एंड अब वो वापस उसके अंदर नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए वो कंडक्टर को इग्नोर करते हैं। बट कंडक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है उनको वापस ट्रेन के अंदर लाने की।
बट कोई भी कंडक्टर की बात नहीं सुनता है और तभी वो ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सहीना सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाती है। ये उनके जर्नी की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल राइड थी एंड वो लोग कभी भी अपनी जिंदगी में इसको नहीं भुला पाएंगे। बट अभी तक वो लोग इससे बाहर नहीं निकले थे। जिस स्टेशन पे वो लोग खड़े थे उसका उनको कोई भी आइडिया नहीं था। ये स्टेशन बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और धीरे धीरे कर ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ब्रॉक बोलते हैं 1 मिनट, मुझे अपने मैप में चेक करना चाहिए कि ये जगह एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं इस वर्ल्ड में। मैप को काफी देर तक एनालाइज करने के बाद ब्रॉक को पता चलता है कि वो एक्चुअली में सही जगह पर आ चुके थे। एवरशेड टाउन वही जगह थी जहाँ पर थर्ड क्वेस्ट होने वाला था। ये सुनकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सहीना और ब्रॉक सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐश बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा स्कैरी ट्रेन होने के बाद भी हम एक्चुअली में सही जगह पर आ चुके हैं। ब्रॉक बोलता है हाँ, हो सकता है कि ये टाउन ही बहुत ज्यादा स्कैरी और बाकी टाउन से अलग हो, इसलिए इसमें एंट्री भी ऐसी थी। सहीना बोलते हैं बिल्कुल हम सही जगह पर तो आ चुके हैं, बट यहाँ पर एक अजीब चीज ये है कि हमें आसपास कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फॉग भी बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। सभी लोग आगे बढ़ते हुए फाइनली स्टेशन के एंड पर आ जाते हैं और वहाँ से उतरते हैं और फाइनली उनको एक टाउन देखने को मिल जाता है, जिसके बाद सबको सुकून मिलता है। बट ये टाउन थोड़ा सा अजीब था। ये टाउन बहुत ही ज्यादा शांत है एंड यहाँ पर किसी भी इंसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जो कि बाकी टाउन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस टाउन के बीच में एक रोड था एंड उसके साइड में काफी सारे घर लाइन बाय लाइन लगे हुए थे एंड वो घर बहुत ज्यादा पुराने दिख रहे थे। सहीना बोलती है कि मुझे इन घर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर इनके अंदर कोई न कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। काफी टाइम हो जाता है, ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहते हैं, बट ये सारे घर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। सारे के सारे घर बिल्कुल सेम थे। मिस्टी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लूप में फंस चुके हैं। हम कितना भी चल रहे हैं, घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जा रहे हैं और हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ब्रॉक बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट शायद ये वहम हो सकता है, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं इसको कंफर्म करने के लिए। पर जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, वो एक्चुअली में एक लूप में फंस चुके थे एंड वही घर रिपीट होते जा रहे थे। ब्रॉक बोलता है कि अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो ये एक बेवकूफ़ी होगी और हमारी एनर्जी भी वेस्ट होने वाली है। हमें आसपास के किसी घर में जाकर देखना होगा। ब्रॉक की बात मानते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स एक घर में जाकर नॉक करते हैं, पर लगातार नॉक करने के बाद भी कोई भी बाहर नहीं आता है। इसके बाद वो दूसरे घर में जाकर नॉक करते हैं, पर वहाँ पर भी कोई बाहर नहीं निकलता। इसी तरह से वो लोग एक एक करके सारे घर को नॉक करते हैं। सारे घर के रिजल्ट बिल्कुल सेम होते हैं, कोई भी बाहर नहीं आ रहा था और सभी लोग की एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी। वो लोग हार मानने वाले थे। तभी ऐश बोलता है कि शायद हमें लास्ट घर को नॉक कर लेना चाहिए, शायद वहाँ से कोई इंसान बाहर आ जाए। किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी, बट ऐश की बात मानकर वो लोग लास्ट घर में जाते हैं एंड उसका दरवाजा नॉक करते हैं, बट कोई भी बाहर नहीं आता है। मिस्टी बोलते हैं कि मुझे तो ये पहले से ही पता था, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ऐश भी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो लोग वापस जाना स्टार्ट ही करते हैं कि तभी वो दरवाजा खुल जाता है। सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और देखते हैं कि उस घर से एक ओल्ड वुमेन बाहर आई है। वो बोलती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वो ओल्ड वुमेन ऐश और उसके फ्रेंड्स को अपने घर के अंदर बुलाती है और सभी लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स सारी स्टोरी बताते हैं और वो वुमेन पूरी तरह से शॉक रह जाती है। वो बोलती है कि इस टाउन के अंदर हमेशा अंधेरा रहता है, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं और इस घर के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले रहती हूँ। ओल्ड वुमेन इस टाउन के बारे में और भी काफी कुछ बताती है। लास्ट में ऐश बोलता है कि जब हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे तो हम एक लूप में फंस चुके थे। हम जितना भी आगे बढ़े वही 2-3 घर वापस से रिपीट हो जाते थे और हम कोई भी जगह पर नहीं पहुँच पा रहे थे। ओल्ड वुमेन बोलती है अच्छा मैं समझ गई, तुम लोग इस टाउन में न्यू हो इसीलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। अगर तुम्हें यहाँ पर सब कुछ अच्छे से देखना है तो तुम्हें एंटी इल्यूजन गॉगल्स को पहनना होगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो और तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। ऐश बोलता है एंटी इल्यूजन गॉगल्स, ये तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। ओल्ड वुमेन के पास कुछ गॉगल्स पड़े हुए थे जो कि वो ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सबको दे देती है और बोलते हैं कि कभी कभी यहाँ पर एंटी इल्यूजन गॉगल्स भी काम नहीं आने वाले हैं, तो तुम्हें घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स का यूज करना पड़ेगा। उनके पास पावर होती है इल्यूजन को खत्म करने की एंड वही तुम्हें आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं, बट प्रॉब्लम ये थी कि ऐश और उसके फ्रेंड्स किसी के भी पास कोई घोस्ट टाइप पोकेमॉन नहीं था। हाँ, ऐश के पास एक गेंगार है, बट अब क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है इसीलिए वो अब गेंगार को ट्रांसफर नहीं कर सकता है अपने पास। तो अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को पूरी तरह से एंटी इल्यूजन गॉगल्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। वो लोग उस घर से बाहर निकलने वाले होते हैं। तभी ओल्ड वुमेन बोलती है कि रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट फिर भी वो लोग उस वुमेन को फॉलो करते हैं एंड वो उनको एक रूम के अंदर लेकर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन एग्स थे। ओल्ड वुमेन बोलती है कि मेरा नाम लीजा है और मुझे पोकेमॉन एक्स को कलेक्ट करना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए मेरा ये पूरा रूम पोकेमॉन एक्स से भरा हुआ है और यहाँ पर काफी सारे अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स हैं। मुझे भी नहीं पता कि इनमें से कौन से पोकेमॉन निकलने वाले हैं। कुछ एक्स के अंदर तो मिस्टीरियस पोकेमॉन्स भी हो सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास इतने सारे पोकेमॉन एक्स है तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक गिफ्ट की तरह पोकेमॉन एक्स दे दूं। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लीजा बोलती है कि अब तुम इस कलेक्शन में से कोई भी एक एक्ट को ले सकते हो। सभी लोग एक एक करके सारे एक्ट को देख लेते हैं और लास्ट में वो एक स्पेशल एक्ट को बाहर निकालते हैं। लीजा बोलती है वाह, तुम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट एक्ट को बाहर निकाला है, बट तुम इसको अपने साथ लेकर जा सकते हो।
और हाँ, इसके अच्छे से देखभाल करना। ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश होकर उस एग को बाहर लेकर आ जाते हैं एंड वो लिजा को गुड बाय बोलते हैं। बट अब क्वेश्चन ये था कि ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना इनमें से कौन उस एग को रखने वाला था। ऐश बोलता है अभी के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे इस एग को रखना चाहिए। मिस्ट्री बोलती है नहीं, तुम्हें रिसेंटली एक एग मिला था जिसमें से एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ओमनगॉन निकलता है, ये एग मैं डिजर्व करती हूँ। ब्रॉक बोलता है कि नहीं मिस्ट्री, ये एग तो मेरे पास ही आना चाहिए, मैं एक पोकेमॉन ब्रीडर हूँ और मुझे एग्स का ख्याल रखना बहुत ज्यादा पसंद है। शायद तुम्हें याद नहीं होगा बट कैंटो रीजन में ऐश को एक एग मिला था जिसमें से टोगेपी निकलती है एंड उसको तुम रख लेती हो, तो ये एग मुझे ही मिलना चाहिए। ऐश बोलता है बट ब्रॉक तुम भूल रहे हो कि सिनो में तुम्हें भी एक एग मिला था एंड उसमें से हैप्पीनी निकलती है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, तो इस एग को कौन रखने वाला है। सभी लोग सरीना की तरफ देखते हैं। सरीना को आज तक अपने जर्नी में कोई भी पोकेमॉन एग नहीं मिला था एंड सब लोग मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये एग सरीना ही डिजर्व करती है। सरीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐश वो एग सरीना को दे देता है। सरीना बोलती है कि हाँ, मुझे पोकेमॉन एग बहुत ज्यादा पसंद है बट फिलहाल के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत ऐश को है। इसमें से कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन निकल सकता है जो कि एटोरो रीजन का होगा, या फिर क्या पता ये हमारे वर्ल्ड से भी बिलोंग करता हो। ऐश को न्यू पोकेमॉन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है क्वेस्ट में कम्पीट करने के लिए। हमने देखा था कि फर्स्ट क्वेस्ट में ओमनगॉन ऐश के काफी ज्यादा काम आ गया था एंड अगर उस टाइम पर ऐश के पास ओमनगॉन नहीं होता तो जीतने की बात छोड़ दो, शायद ये ऐश उस क्वेस्ट में पार्टिसिपेट भी कर पाता। तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम के लिए ऐश को ये एग की सबसे ज्यादा जरूरत है। सरीना वो एग ऐश को दे देती है। ब्रॉक, मिस्ट्री और ऐश पूरी तरह से सरप्राइज रह जाते हैं और सभी लोग सरीना के डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, अब तुम्हारे पास एक फॉसिल और एक पोकेमॉन एग है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स निकल सकते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं इस फॉसिल को रिवाइव करने के लिए वेट भी नहीं कर सकता हूँ। मिस्ट्री बोलती है कि हाँ, बट हमें इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद ही ये सब करना होगा। सभी लोग एंटी इल्यूजन गॉगल्स को लगा लेते हैं एंड वो फाइनली अब इल्यूजन से बाहर आ चुके थे। अब उनको फाइनली सब कुछ नॉर्मली दिखाई देने लगता है। वहाँ पर पोकेमार्ट और पोकेमॉन सेंटर भी था बट ये जगह अभी भी सुनसान लग रही थी। हर जगह पर फॉग था और पूरी तरह से अंधेरा था। स्टिल ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उनको फाइनली एक पोकेमॉन स्टेडियम देखने को मिल जाता है। एटोरो रीजन में ट्रैवल करके उनको इतना तो पता चल गया था कि टूर्नामेंट के अंदर रिक्वेस्ट होते हैं, इसीलिए वो लोग स्टेडियम के अंदर एंट्री लेते हैं। स्टेडियम बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था एंड वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐश और उसके फ्रेंड्स आवाज देते हैं कि क्या यहाँ पर कोई है, बट कोई भी जवाब नहीं देता है। सरीना बोलते हैं कि ट्रेन कैच करने के बाद से मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस टाउन में क्वेस्ट होता है वो आमतौर पर इतना ज्यादा खाली नहीं होता। वहाँ पर 100 से 200 पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं जो कि क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए होते हैं, बट ये टाउन तो पूरी तरह से खाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई क्वेस्ट होने वाला है, बट फिर भी वो लोग स्टेडियम को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करते हुए वो लोग स्टेडियम के मेन रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनको फाइनली एक इंसान देखने को मिलता है। वो एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसके पास जाते हैं और उनको पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही टिकट कंडक्टर था जो कि उनको ट्रेन के अंदर देखने को मिला था। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। वो बोलता है क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। ऐश हिम्मत करके बोलता है कि हम यहाँ पर क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए हैं। कंडक्टर बिना कोई रिएक्शन दिए बोलता है ठीक है, ये क्वेस्ट कल स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग यहाँ पर पहुँच जाना। ऐश पूछता है कि ये क्वेस्ट किस चीज का होने वाला है। कंडक्टर रिप्लाई देता है कि वो तुम्हें कल ही पता चलेगा। ब्रॉक बोलता है कि इससे पहले ऐश ने 2 क्वेस्ट में पार्टिसिपेट किया है एंड वहाँ पर हमें रजिस्टर करते हुए ही पता चल जाता था कि वो टूर्नामेंट किस चीज का होने वाला था। कंडक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें सब कुछ कल पता चल जाएगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स कंडक्टर की बात मानकर स्टेडियम के बाहर आ जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि ये टाउन बहुत ही ज्यादा अजीब है, हमें जल्दी से क्वेस्ट करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, बट क्वेस्ट एक दिन बाद होने वाला है, तब तक के लिए हमें कहीं पर रुकना होगा। ऐश बोलता है कि हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए। सभी लोग पोकेमॉन सेंटर पहुँच जाते हैं और बाकी सारे टाउन की तरह वहाँ पर भी बहुत ज्यादा शांति थी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नर्स जो थी अपने चैंसी के साथ। ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करवा लेता है। सभी लोग इसी पोकेमॉन सेंटर में एक दिन रेस्ट करते हैं और अब टाइम आ चुका था जब उनको क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करना था। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना होगा, ये टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। जैसे तुम्हें पता चलेगा कि ये टूर्नामेंट किस चीज का होने वाला है, वैसे ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास वो पोकेमॉन नहीं होता है जिसकी इस टूर्नामेंट में जरूरत है तो तुम ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तुम्हारे पास उस पोकेमॉन को कैच करने का टाइम नहीं होगा। ऐश बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है बट किसी तरह से ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस स्टेडियम के अंदर जाते हैं। ऐश को पता होता है कि यहाँ पर उसको लक की जरूरत होने वाली है। अगर ये टूर्नामेंट ऐसे पोकेमॉन का होता है जो कि ऐश के पास नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा उस पोकेमॉन को कैच करने का। बट फिर भी ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम के अंदर जाते हैं। सरप्राइजिंगली इस बार स्टेडियम के अंदर पोकेमॉन ट्रेनर्स प्रेजेंट थे। सभी लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं कि वो लोग इस स्टेडियम में कैसे पहुंचे। ब्रॉक बोलता है कि लगता है सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ हमारी तरह कोई ना कोई स्कैरी चीज हुई है जिसके बाद वो इस टाउन में पहुंच पाए हैं।
जो पोकेमॉन ट्रेनर्स इन सब चीजों से डर गए होंगे या फिर उनको एंटी इल्यूजन गॉगल्स नहीं मिले होंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे और बोलते हैं कि आप सबका स्वागत है थर्ड क्वेस्ट पे। यहाँ पर ऑलमोस्ट 500 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने आने की कोशिश करी थी, बट यहाँ तक आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा टफ था, जिसके चलते आखिरी में सिर्फ और सिर्फ 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स सभी के लिए स्टेडियम में प्रेजेंट है। बट यहाँ तक आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा टफ था, जिसके चलते आखिरी में सिर्फ और सिर्फ 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स सभी के लिए स्टेडियम में प्रेजेंट है। एंड यही पोकेमॉन ट्रेनर्स कम्पीट करने वाले हैं थर्ड सिंबल के लिए। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे को हाई फाई देते हैं क्योंकि उन सब ने इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया था। तभी वो लोग बोलते हैं कि ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये टूर्नामेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अभी तक आपने जितने भी क्वेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा सब में पोकेमॉन बैटल करी होगी, जो कि उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है क्योंकि बचपन से पोकेमॉन ट्रेनर्स यही करते आए हैं। बट ये टूर्नामेंट थोड़ा अलग होने वाला है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई पोकेमॉन बैटल टूर्नामेंट नहीं होने वाला है, बल्कि ये पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पर 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स को अलग अलग फॉरेस्ट में छोड़ा जाएगा। एक फॉरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर होगा एंड वो फॉरेस्ट पूरी तरह से घोस्ट टाइप पोकेमॉन से भरा हुआ रहने वाला है। कुछ घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, वहीं पर कुछ घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स वीक होंगे। यहाँ पर आपको 10 पोकेमॉन्स दिए जाएंगे, तो आपको सोच समझ के सारे पोकेमॉन्स को कैच करना है। टूर्नामेंट की टाइम लिमिट 20 मिनट्स है, जहां पर आपको 4 बजर्स देखने को मिलेंगे जैसे आप टूर्नामेंट में एंटर करते हो। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे जिनको आप कैच कर सकते हो। फिर 5 मिनट बाद फर्स्ट बजर बजेगा, जिसके बाद सेकंड स्टेज पोकेमॉन फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। जब टूर्नामेंट में 13 मिनट बचे हुए होंगे तभी एक और बजर बजेगा, जिसके बाद फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स को फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दिया जाएगा। जब 7 मिनट्स बचे हुए होंगे तब थर्ड बजर बजेगा, जिसके बाद कुछ सोलो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाएगा। एंड फाइनली जब 3 मिनट बचे हुए होंगे तो कुछ गिने चुने फॉरेस्ट के अंदर ही एक अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को छोड़ा जाएगा। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन होगा जिसका लक ज्यादा अच्छा होता है, उसी के फॉरेस्ट में ये लेजेंडरी पोकेमॉन आएगा। पर तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा, तुम्हें उस लेजेंडरी पोकेमॉन को ढूंढकर कैच भी करना होगा। पोकेमॉन ट्रेनर्स सारे रूल को समझ जाते हैं और वो पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं इस टूर्नामेंट के लिए। बट वो लोग बोलते हैं कि कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स सोच रहे होंगे कि वो शुरू में फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन्स को नहीं कैच करने वाले हैं एंड वो डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच करेंगे। तो मैं बता दूं कि जैसे जैसे टाइम कम होते जाएगा वैसे पोकेमॉन्स को कैच करना भी डिफिकल्ट होते जाएगा। एंड जो लास्ट में लेजेंडरी पोकेमॉन आने वाला है उसका कैच रेट सिर्फ और सिर्फ 2% होने वाला है। तो आपको सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। यहाँ पर तुम अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन को लेकर जा सकते हो। वो पोकेमॉन वाइल्ड पोकेमॉन से बैटल करके आपकी हेल्प कर सकता है उनको कैच करवाने में। फाइनली जब 20 मिनट्स हो जाते हैं तो जितने भी पोकेमॉन फॉरेस्ट में छोड़े गए थे वो सब के सब गायब हो जाएंगे एंड आपको जंगल से बाहर आना होगा। जितने भी पोकेमॉन्स आपने कैच किए हैं वो आपसे ले लिए जाएंगे। सारे पोकेमॉन्स को एनालाइज किया जाएगा एंड सारे पोकेमॉन के बेस सेट को ऐड किया जाएगा। लास्ट में जिस पोकेमॉन ट्रेनर्स के सारे पोकेमॉन को मिलाकर सबसे ज्यादा बेस सेट होते हैं वही इस टूर्नामेंट का विनर होने वाला है एंड उसको सिंबल मिलने वाला है। आई होप आप सभी लोगों को ये रूल समझ में आ गए होंगे। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश, जब तुम की कलेक्ट कर रहे थे तब तुमने एक मास्टर बॉल कैचिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये टूर्नामेंट उससे बहुत ज्यादा सिमिलर होने वाला है, यानी कि तुमको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी वहाँ पर वो ट्रेन कंडक्टर आ जाता है और बोलता है सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी हो जाए, ये टूर्नामेंट कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि वो किस तरह के पोकेमॉन्स को कैच करना चाहेंगे और उनका प्लान क्या होगा सिंबल जीतने के लिए। वहीं पर ब्रॉक बोलता है कि ऐश, तुम्हारा प्लान क्या है। ऐश बोलता है प्लान वो क्या होता है, मैं कोई भी प्लान के साथ नहीं जाने वाला हूँ, मुझे अपने पोकेमॉन्स के ऊपर भरोसा है, मैं इस टूर्नामेंट को जीत कर ही वापस आऊंगा। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि ऐश, ये सिंपल की बात है, तुम्हें प्लान क्रिएट कर लेना चाहिए। इसके बाद ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सहीना सब लोग मिलकर ऐश के लिए एक प्लान क्रिएट करते हैं जिसको वो टूर्नामेंट के अंदर फॉलो करेगा। साथ में वो ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि ऐश किस पोकेमॉन का यूज करने वाला है। ब्रॉक ने सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज किया था। तभी चेयरमैन आ जाता है और बोलता है कि अब सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स ने प्लान क्रिएट कर लिए होंगे, तो अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है। सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड में आ जाए। ब्रॉक, मिस्ट्री और सहीना ऐश को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। इसके बाद ऐश बैटलफील्ड में आ जाता है जहाँ पर 50 अलग अलग डोर्स होते हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को एक एक डोर के सामने खड़ा किया जाता है। पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को 10 घोस्ट बॉल दिए जाते हैं। चेयरमैन बोलता है कि इन पोकेबॉल्स का यूज करके आप लोग घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को इजीली कैच कर सकते हो। ऐश अपने आसपास देखता है, वहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स थे और सभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं। तभी डोर खुल जाता है और वहाँ पर एक काउंटर था जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। ऐश वहाँ पर जाता है। वो लोग बोलते हैं कि जैसा कि तुम्हें रूल्स के अंदर बताया गया है, तुम इस टूर्नामेंट में अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन लेकर जा सकते हो। तो वो कौन सा पोकेमॉन होने वाला है? क्या तुम उसी पोकेमॉन को सेलेक्ट करोगे जो कि तुम्हारे शोल्डर पर बैठा हुआ है? ऐश पिकाचू की तरफ देखता है। पिकाचू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि ऐश उसी को चूज करने वाला है।
वो अपनी मसल शो कर रहा होता है, बट ऐश बोलता है कि नहीं, मैं पिकाचू को चूज नहीं करने वाला हूँ। पिकाचू पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ऐश बोलता है सॉरी पिकाचू, मुझे प्लान के अकॉर्डिंग जाना है। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना सभी के ऊपर भरोसा करके ऐश एक पोकेमॉन को चूज कर लेता है। अब ये पोकेमॉन कौन सा था ये तो आगे ही रिवील होने वाला है। ऐश बोलता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये पोकेमॉन मेरी मदद करेगा, ये मेरे लिए टूर्नामेंट को इजी बना देगा। काउंटर पे बैठे हुए लोग बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा पोकेमॉन रजिस्टर हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ उस पोकेमॉन का पोकेबॉल छोड़कर सारे पोकेबॉल्स हमारे हाथ में कर दो। ऐश बिल्कुल ऐसा ही करता है। काउंटर पे बैठे हुए लोग बोलते हैं कि तुम्हें वो पिकाचू भी हमारे हाथ में देना होगा। ऐश बोलता है क्या मुझे पिकाचू यहाँ पर रखना होगा? वो बोलते हैं हाँ, चाहे पोकेमॉन पोकेबॉल के बाहर हो या फिर अंदर, तुम्हें यहाँ पर उनको छोड़कर जाना होगा। ऐश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि पिकाचू इसके टूर्नामेंट में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता था। पोकेमॉन को सेंस और कैच करने में ऐश बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और उसको लगता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया है। वो बोलता है सॉरी बट क्या मैं अपना पोकेमॉन चेंज कर सकता हूँ? मुझे पिकाचू लेकर जाना है टूर्नामेंट में। काउंटर में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर तुमने एक बार पोकेमॉन को चूज कर लिया है तो तुम्हें उसी पोकेमॉन को लेकर जाना होगा। पिकाचू हमें दे दो। पिकाचू उन लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहता था, वो वहाँ से जंप कर जाता है एंड मिस्टी, ब्रॉक और सहीना के पास चले जाता है। काउंटर पे बैठे हुए लोग बोलते हैं कि ऑलराइट, अब तुम आगे जा सकते हो। ऐश अपने एक पोकेमॉन के साथ आगे बढ़ता है। आगे एक और डोर था जो कि कुछ टाइम में खुल जाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट रिवील होता है जहाँ पर ऐश के अलावा कोई और पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था। ऐश ने कभी भी इतना नर्वस फील नहीं किया था। तभी चेयरमैन बोलता है कि अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने जा रहा है, सभी लोग रेडी हो जाओ। इसी के साथ टाइमर स्टार्ट हो जाता है और ऐश के पास जो पोकेमॉन था उसको वो पोकेबॉल के बाहर निकाल देता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में गेस करके बताओ कि वो पोकेमॉन कौन हो सकता है। ऐश बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है एंड वो अपने पोकेमॉन को बाहर निकाल देता है। वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि ग्रीनिंजा था, जिसको ब्रॉक, मिस्टी और सहीना ने प्लान बनाकर सेलेक्ट किया था। सबसे पहले तो ग्रीनिंजा एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन है। उसकी टाइपिंग घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स के ऊपर सुपर इफेक्टिव है जो कि इस फॉरेस्ट में हर जगह पर मिलने वाले हैं, तो उनको डिफीट करने में आसानी होगी। बट डिफीट करने के लिए घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को स्पॉट भी करना पड़ेगा, जिसके लिए ग्रीनिंजा से अच्छा कोई भी पोकेमॉन नहीं हो सकता था। घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स टेलीपोर्ट करना भी जानते हैं और ग्रीनिंजा इनको इजीली ढूंढ सकता है क्योंकि ग्रीनिंजा ने कैलोस के फॉरेस्ट के अंदर ज़ायगार्ड के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी हुई है और वो इजीली ब्रांचेस को स्पॉट करके उनको कट कर देता था। ये एबिलिटी बाकी किसी पोकेमॉन के पास नहीं है, इसीलिए ग्रीनिंजा ऐश के लिए बेस्ट ऑप्शन था। अब टाइम स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन्स आने वाले थे। ऐश सोच रहा होता है कि क्या उसको घोस्ट टाइप के फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन कैच करने चाहिए क्योंकि इनके बेस स्टैट ज्यादा नहीं होते थे एंड वो उसको ज्यादा फायदा नहीं दे सकते थे सिंपल कैच करने के लिए। बट फिर उसको चेयरमैन की बात याद आ जाती है कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा पोकेमॉन्स को कैच करना मुश्किल होते जाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि ग्रीनिंजा ने कुछ सेंस किया है। ग्रीनिंजा आसमान की तरफ पॉइंट आउट करता है। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा क्या तुम श्योर है कि वहाँ पर कोई पोकेमॉन है? तभी ग्रीनिंजा उस जगह पर वाटर शूरिकेन का यूज करता है एंड वहाँ पर सच में एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन था जो कि छुपा हुआ था। बट इससे पहले कि ऐश कुछ कर पाता वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है, यानी कि ऐश ने उसको मिस कर दिया था। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, हमारे पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है, हम स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच कर सकते हैं। ऐश और ग्रीनिंजा आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते 3 मिनट बीत चुके थे और अब सिर्फ और सिर्फ 70 मिनट बचे हुए थे। बट उनको उस फर्स्ट पोकेमॉन के बाद अभी तक कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिला था। ऐश बोलता है कि शायद हमें उस पोकेमॉन को कैच कर लेना चाहिए था। तभी ऐश के सामने काफी ज्यादा कूल दिखने वाला घोस्ट टाइप बेबी पोकेमॉन आ जाता है। ऐश बोलता है वाह, इसको मुझे कैच करना होगा। ऐश इस पोकेमॉन के ऊपर घोस्ट बॉल थ्रो करता है बट वो पोकेमॉन घोस्ट बॉल को लात मार देता है एंड वो घोस्ट बॉल आकर ऐश के फेस पर लग जाता है। ग्रीनिंजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो उस पोकेमॉन के ऊपर वाटर शूरिकेन का यूज कर देता है, जिससे वो पोकेमॉन हार जाता है। यानी कि अब ऐश उसको कैच कर सकता था बट क्योंकि ऐश के फेस पर पोकेबॉल लगा हुआ था वो उस बेबी पोकेमॉन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता और जब तक वो पोकेबॉल निकालता है तब तक वो पोकेमॉन वहाँ से भाग जाता है। ऐश और ग्रीनिंजा डिसअपॉइंटेड रह जाते हैं और अब 5 मिनट बीत चुके थे, यानी कि अब 15 मिनट्स बचे हुए थे। अब फर्स्ट बजर बज जाता है, यानी कि अब पूरे फॉरेस्ट के अंदर सेकंड स्टेज पोकेमॉन छोड़ दिए गए हैं। ऐश बोलता है ग्रीनिंजा हमारा फर्स्ट राउंड तो अच्छा नहीं गया है बट हमें सेकंड राउंड को अच्छा करना होगा। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है एक सेकंड स्टेज पोकेमॉन को कैच करने के लिए। ऐश और ग्रीनिंजा पूरे फोकस से एक सेकंड स्टेज पोकेमॉन ढूंढने लग जाते हैं। तभी ग्रीनिंजा एक बुश में कुछ नोटिस करता है एंड वो उस बुश के अंदर डार्क पल्स अटैक का यूज कर देता है। वहाँ पर एक्चुअली में एक सेकंड स्टेज पोकेमॉन था एंड डार्क टाइप अटैक का सुपर इफेक्टिव होने के चलते वो हार चुका था। ऐश बिना किसी टाइम वेस्ट के पोकेबॉल उसके ऊपर फेंक देता है एंड वो पोकेमॉन कैच हो जाता है, यानी कि ऐश ने इस टूर्नामेंट का सबसे पहला पोकेमॉन कैच कर लिया था एंड ये एक सेकंड स्टेज पोकेमॉन था। ऐश बोलता है कि हमने जिस पोकेमॉन को मिस किया था फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन राउंड में, ये उसका एवोल्यूशन लग रहा है, यानी कि हमारे हाथ में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है। बट अभी भी ऐश को 9 पोकेमॉन्स पकड़ने थे और टाइम बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट्स बचे हुए थे। इस बीच ऐश एक और सेकंड स्टेज पोकेमॉन कैच करना चाहता था। तभी ऐश को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि आवाज किसकी है, जबकि यहाँ पर ऐश और ग्रीनिंजा के अलावा कोई और नहीं है।
कंफर्म करने के लिए ऐश और गेंजा वहां पर जाते हैं एंड उनको देखने को मिलता है कि वहां पर दो स्ट्रॉन्ग सेकंड स्टेज पोकेमॉन फाइट कर रहे हैं। ऐश बोलता है वाह, हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है किसी घोस्ट टाइप पोकेमॉन को कैच करने का। गुनिंजा भी दोनों पोकेमॉन्स के ऊपर डार्क पल्स का यूज करो। गेंजा बिल्कुल ऐसा ही करता है जिससे दोनों पोकेमॉन डर जाते हैं, बट ऐश लकीली उन दोनों में से एक पोकेमॉन को कैच करने में सफल हो जाता है। ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम हाउंड रेड है। तभी सेकंड बजर बच जाता है, यानी कि अब 13 मिनट्स बचे हुए थे पूरे टूर्नामेंट में एंड अब थर्ड स्टेज पोकेमॉन बाहर आ चुके थे। ये सारे पोकेमॉन 6 मिनट्स के लिए रहेंगे। यही वो टाइम था जहां पर ऐश और गेंजा को जितना हो सके उतने पोकेमॉन कैच करने थे और बाकी पोकेमॉन ट्रेनर से आगे होना था। गुनिंजा कुछ आवाज सेंस करता है, वो ट्री की तरफ देखता है एंड उसको लगता है कि वहाँ पर कोई पोकेमॉन है, जिसके चलते वो वहाँ पर वाटर शुरिकेन का यूज करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आता। ऐश बोलता है गेंजा कोई बात नहीं, कभी कभार तुम भी गलत हो सकते हो। ऐश और गेंजा आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी वो नोटिस करते हैं कि गेंजा के वाटर शुरिकेन के चलते ट्री से एक ब्रांच नीचे गिर गया था, जिसके साथ एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन भी नीचे गिर गया था, बट बाकी सारे पोकेमॉन से अलग ये भागता नहीं है। एंड गेंजा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग घोस्ट टाइप अटैक को लॉन्च करता है, जिसके ऊपर गेंजा का ध्यान नहीं होता है एंड उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश और गेंजा पीछे मुड़कर देखते हैं एंड उनको एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन देखने को मिलता है। ऐश अपना पॉकेडेक्स निकालता है और उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम घोल वाइन है। वो बोलता है गेंजा हमें इसको किसी तरह से कैच करना होगा। गेंजा एरियल एस अटैक का यूज करता है। वहीं पर वो पोकेमॉन भी गेंजा से फाइट करता है। वो गेंजा को काफी ज्यादा अच्छे टक्कर दे रहा होता है। ऐश को रियलाइज होता है कि अब सच में स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आ चुके हैं एंड इनको डिफीट करके कैच करना ज्यादा हार्ड होगा। किसी तरह से गेंजा लास्ट में वाटर शुरिकेन का यूज करके उस पोकेमॉन को डिफीट कर देता है और ऐश बिना किसी टाइम वेस्ट के पोकेबॉल फेंक कर उस पोकेमॉन को कैच कर लेता है, जो कि ऐश का थर्ड पोकेमॉन था, बट अब गेंजा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है गेंजा क्या तुम ठीक हो? गेंजा वापस से खड़े हो जाता है एंड वो पूरी तरह से ठीक होता है। ऐश बोलता है कि अब इसके तरह नॉर्डन के कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने वाले हैं, अब हमें ध्यान से रहना होगा। कुछ टाइम पहले तक गेंजा नॉर्डन पोकेमॉन्स को स्पॉट कर रहा था, बट अब नॉर्डन पोकेमॉन खुद गेंजा के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि फुली इवॉल्व होने के बाद नॉर्डन पोकेमॉन्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। गेंजा और ऐश आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी ऐश के ऊपर एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन अटैक कर देता है, पर गेंजा उसको टाइम पर सेंस कर लेता है और वो ऐश के सामने आकर उस पोकेमॉन के ऊपर वाटर शुरिकेन यूज कर देता है, जिससे ऐश बच जाता है। ऐश बोलता है गेंजा बहुत बढ़िया, बट वो पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था। वो वापस से गेंजा के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, पर तभी गेंजा यूज करता है डबल टीम अटैक का, जिससे वाइल्ड पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाता है कि असली गेंजा कौन सा है। सारे फेक गेंजा एक साथ में वाटर पल्स यूज करते हैं। सारे वाटर पल्स एक साथ उस वाइल्ड पोकेमॉन के ऊपर लग जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ स्मोक हो चुका था। धीरे धीरे स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि वो वाइल्ड पोकेमॉन हार चुका है। ऐश बोलता है गेंजा बहुत बढ़िया। वो अपना एक घोस्ट पोकेमॉन निकालता है एंड उस पोकेमॉन के ऊपर फेंक देता है, जिससे ऐश अपना घोस्ट पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट का 4th पोकेमॉन कैच कर लेता है। ऐश और गेंजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐश अपना पॉकेडेक्स निकालता है एंड इस पोकेमॉन को स्कैन करता है। यह एक्लिप्स शेड पोकेमॉन था, जिसकी टाइपिंग घोस्ट और डार्क टाइप है, बट अब ऐश के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ था। वो टाइमर की तरफ देखता है एंड उनके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे। 3 मिनट के अंदर सारे के सारे फुली इवॉल्व घोस्ट टाइप पोकेमॉन गायब हो जाएंगे। ऐश और गेंजा आगे बढ़ते हैं एंड उनको एक नदी देखने को मिलती है। ऐश बोलता है कि शायद इस नदी के अंदर भी कोई घोस्ट टाइप पोकेमॉन हो सकता है, हमें इसको चेक करना चाहिए। ऐश और गेंजा वहाँ पर वेट करते हैं, बट काफी टाइम तक उनको कोई भी घोस्ट टाइप पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता। गेंजा घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स को स्पॉट करने के लिए पानी के अंदर जंप कर देता है। वहीं पर ऐश नदी के साइड में रहकर वेट करता है। कुछ टाइम बाद ऐश को 2 पोकेमॉन्स की पानी में फाइट करने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ता है। ऐश को पानी के अंदर 2 पोकेमॉन्स की फाइट करने की आवाज आती है। ऐश जल्दी से वहां पर जाता है एंड उसको देखने को मिलता है कि गुनिंजा पानी के अंदर किसी पोकेमॉन से फाइट कर रहा होता है एंड उसको डोमिनेट भी कर रहा होता है। ऐश बोलता है गुनिंजा पानी के अंदर फाइट करने में मास्टर है, उसको कोई भी पोकेमॉन डिफीट नहीं कर सकता है। तभी गेंजा उस पोकेमॉन के साथ पानी के बाहर आ जाता है एंड उनकी फाइट कंटिन्यू होती है। वो पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा बल्कि और स्ट्रॉन्ग लग रहा था। दोनों ही पोकेमॉन फिजिकल अटैक का यूज कर रहे थे। ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चलते जा रही थी। ऐश टाइमर को चेक करता है एंड अब सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे, यानी कि थर्ड स्टेज पोकेमॉन राउंड को खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हुए थे। ऐश बोलता है गेंजा शायद हमें इस बैटल को यहीं पर रोक देना चाहिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। हम एक पोकेमॉन के ऊपर इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और साथ में तुम इंजर्ड भी हो जाओगे। बट गेंजा काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। कुछ टाइम बाद लास्ट में वो एक कट अटैक का यूज करके उस पोकेमॉन को डिफीट कर देता है और ऐश पोकेबॉल का यूज करके उसको कैच कर लेता है। ऐश बोलता है गेंजा बहुत बढ़िया, तुम्हारे चलते अब मैंने 5 पोकेमॉन कैच कर लिए है। ऐश अपना पॉकेडेक्स निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन का नाम हाइड्राथन है और इसकी टाइपिंग वाटर और घोस्ट टाइप है। ऐश बोलता है गेंजा ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट फाइंड हो सकती है, देखने में ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमारे पास अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है, शायद हमें एक और थर्ड स्टेज पोकेमॉन कैच करने का ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि पानी के अंदर अभी भी काफी सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन छुपे हुए हो सकते हैं। ऐश और गेंजा पानी के किनारे बैठ जाते हैं
ऐश अपने बैग को निकालता है और बोलता है कि मुझे याद है कि मिस्ट्री ने मुझे एक फिशिंग रॉड दी थी, वो यहाँ पर काम आ सकती है। काफी ढूंढने के बाद ऐश को फाइनली वो फिशिंग रॉड मिल जाता है एंड उसका यूज करके वो घोस्ट टाइप पोकेमॉन को कैच करने का ट्राई करने लगता है। बट काफी टाइम वेट करने के बाद भी कोई भी पोकेमॉन बाहर नहीं आता। तभी थर्ड बजर बज जाता है। ऐश और गेंजा पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि इतने जल्दी सूडो लेजेंडरी राउंड स्टार्ट नहीं हो सकता है, हमें एक और थर्ड स्टेज पोकेमॉन कैच करना था। ऐश ने काफी टाइम फिशिंग में वेस्ट कर दिया था। वो वापस से फॉरेस्ट में जाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अपने फिशिंग रॉड को खींचता है। बट वो फील करता है कि फिशिंग रॉड भारी लग रही है। ऐश और गेंजा साथ मिलकर उस फिशिंग रॉड को खींचने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे वो फिशिंग रॉड बाहर आती है और जब वो सरफेस पर आ जाती है तो देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। इसने काफी टाइम से ऐश के फिशिंग रॉड को बाइट करके रखा था और ऐश को कोई भी अंदाजा नहीं था। ऐश बोलता है ये शायद एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकता है, क्योंकि सूडो लेजेंडरी राउंड स्टार्ट हो चुका है, हमें इसे कैच करना होगा। बिना किसी टाइम वेस्ट किए गेंजा पानी के अंदर जंप कर देता है और उस पोकेमॉन से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। वो पोकेमॉन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और गेंजा को डोमिनेट कर रहा था। ऐश को कुछ ना कुछ सोचना होगा, वरना ऐसे वो पोकेमॉन भी हाथ से निकल सकता है और गेंजा भी हार जाएगा, जिसके चलते ऐश डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐश को एक स्ट्रेटेजी याद आ जाती है। वो नोटिस करता है कि उस पोकेमॉन की स्पीड कम थी गेंजा के मुकाबले, इसीलिए गेंजा को अपनी स्पीड का फायदा उठाना होगा। गेंजा भी ऐश की बात को समझ जाता है और वो अपने स्पीड का यूज करके उस पोकेमॉन को डैमेज देना स्टार्ट करता है, जबकि वो पहले स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज कर रहा था जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आ रहे थे। ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही थी। गेंजा डबल टीम जैसे अटैक्स का यूज कर रहा था, जिससे वो पोकेमॉन कंफ्यूज हो चुका था कि गेंजा कहां से अटैक कर रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए ऐश जल्दी से पोकेबॉल फेंक देता है। बट वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि जैसे उस पोकेमॉन के ऊपर पोकेबॉल लगने वाला था, वैसे ही वहाँ पर एक और पोकेमॉन आ जाता है। वो उस पोकेबॉल को ऐश की तरफ वापस फेंक देता है एंड वो पोकेमॉन भी अब गेंजा के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। शायद ये उस पोकेमॉन का फ्रेंड था और उसकी मदद करने आया था। दोनों ही पोकेमॉन गेंजा से फाइट कर रहे थे, बट किसी तरह से गेंजा अभी भी उन दोनों पोकेमॉन को मैनेज कर रहा होता है। ऐश को रियलाइज होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गेंजा वीक हो जाएगा, वो दो सुपर स्ट्रॉन्ग सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर सकता। ऐश अपने पोकेबॉल को निकालता है एंड वो उस वीक पोकेमॉन के ऊपर अपने पोकेबॉल को फेंक देता है। इस बार उसका फ्रेंड पोकेमॉन पोकेबॉल के बीच में नहीं आता, जिसके चलते वो पोकेबॉल पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है एंड ऐश उसको कैच कर लेता है। ये ऐश का 6th पोकेमॉन था। वहीं पर गेंजा अब 2nd पोकेमॉन से फाइट कर रहा था। वो पोकेमॉन गेंजा को बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका था। ऐश बोलता है गेंजा अगर तुम लड़ नहीं सकते तो वापस आ जाओ, हम किसी और पोकेमॉन से बैटल करके उसको कैच कर लेंगे। ऐश की बात मानकर गेंजा जमीन पर आ जाता है। जैसे गेंजा सेफ फील करता है, वो सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी जमीन पर आ जाता है और गेंजा के ऊपर अटैक कर देता है। यानी कि वो गेंजा का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अब गेंजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रीनिंजा में और अब उस पोकेमॉन से फाइट कंटिन्यू करता है। अब गेंजा उस पोकेमॉन को डोमिनेट कर रहा होता है। ग्रीनिंजा का कमबैक हो चुका था। फाइनली वो एक काफी स्ट्रॉन्ग डार्क पल्स का यूज करके उस पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। ऐश घोस्ट बॉल का यूज करके उस पोकेमॉन को कैच कर लेता है, जो कि ऐश का 7th पोकेमॉन था। ऐश और गेंजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब उनको सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन पकड़ने थे। तभी ऐश नोटिस करता है कि गेंजा के लेग्स इंजर्ड हो चुके हैं एंड उसका बैलेंस बिगड़ रहा है। ऐश बोलता है गेंजा अगर तुम ठीक नहीं हो तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर भी जा सकते हैं, बट गेंजा मना कर देता है। वो ऐश को जिताना चाहता था। उसको भी पता था कि अगर ऐश को हेक्टर से फाइट करनी है तो उसके लिए ये सिंबल कितना ज्यादा जरूरी है। अब टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही मिनट बचे हुए थे। 2 मिनट के अंदर सूडो लेजेंडरी राउंड खत्म हो जाएगा एंड फिर स्टार्ट होगा अल्टीमेट पोकेमॉन राउंड, जहां पर 50 में से कुछ ही फॉरेस्ट के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को छोड़ा जाएगा और पोकेमॉन ट्रेनर्स को पूरे फॉरेस्ट के अंदर उस पोकेमॉन को ढूंढना होगा। यानी कि अगर ऐश को टोटल 10 पोकेमॉन कैच करने थे तो इन 2 मिनट के अंदर उसको 2 सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन कैच करने होंगे। पर ये जितना दिख रहा था उतना आसान नहीं होता है। काफी ढूंढने के बाद भी ऐश और गेंजा को कोई भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं दिख रहा था। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और आमतौर पर एक रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन पाया जाता है। टाइम बीतते जाता है और अब सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिनट बचे हुए थे। ऐश और गेंजा को कोई भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता और फाइनल बजर बच जाता है। यानी कि अगर ऐश यहाँ पर एक पोकेमॉन कैच भी कर लेता है तो उसके पास मैक्सिमम 8 ही पोकेमॉन हो पाएंगे, जिसके चलते ऐश और गेंजा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ऐश बोलता है चेयरमैन ने बिल्कुल सही कहा था, हमें फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इस टाइम पर उनको कैच करके हम अपने बेस स्टैट बढ़ा सकते थे। शायद अब ये सिंबल मेरे हाथ से जा चुका है। गेंजा ऐश के शोल्डर पर हाथ रखता है और बॉन्ड एवोल्यूशन के थ्रू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम इस लास्ट पोकेमॉन को कैच कर सकते हैं, जिसके बाद शायद हम इस टूर्नामेंट में बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से आगे हो जाए। गेंजा की बात मानकर ऐश वापस से खड़े हो जाता है और अब वो लोग लास्ट पोकेमॉन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे फॉरेस्ट के अंदर शांति हो चुकी थी। आसपास कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहा था, मानो कि पूरा फॉरेस्ट खाली हो चुका हो। ऐश बोलता है कि चेयरमैन ने बताया था कि कुछ ही लकी पोकेमॉन ट्रेनर्स के फॉरेस्ट में ये अल्टीमेट पोकेमॉन जाने वाला है। अगर ये पोकेमॉन हमारे फॉरेस्ट में आता भी है तो ये फॉरेस्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि उस पोकेमॉन को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, बट फिर भी हमें कोशिश करते रहनी होगी। तभी एक बुश हिलती है और गेंजा उस बुश के ऊपर वाटर शूरिकेन का यूज करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई भी पोकेमॉन नहीं होता है। वो बुश हवा के चलते हिली थी।
ग्रेंजा पूरी तरह से अलर्ट था। उसको पता था कि उसको किसी भी तरह से इस अल्टीमेट पोकेमॉन को ढूंढना होगा एंड उसको डिफीट भी करना होगा। उसको जहाँ पर भी कुछ सेंस होता था वहाँ पर वो वाटर शुरिकेन का यूज कर देता था, बट अभी तक कोई भी पोकेमॉन सामने नहीं आया था। ढूंढते ढूंढते 1 मिनट बीत जाते हैं और अब सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बचे हुए थे, जिसके बाद ये टूर्नामेंट एंड हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा इंटेंस टाइम स्टार्ट हो चुका था। यही वो टाइम था जहाँ पर पोकेमॉन ट्रेनर्स एक अल्टीमेट पोकेमॉन कैच करके बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स से आगे हो सकते थे। चेयरमैन बाहर से सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की प्रोग्रेस देख रहा होता है। वो बोलता है कि इस बार मैंने 50 में से सिर्फ और सिर्फ 7 फॉरेस्ट के अंदर ही अल्टीमेट पोकेमॉन को छोड़ा है। ऐश और गेंजा पूरे फोकस के साथ अल्टीमेट पोकेमॉन को ढूंढ रहे होते हैं, बट अब 1 मिनट बीत चुका था। अल्टीमेट पोकेमॉन राउंड को खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। ऐश और गेंजा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका था। उनके पास ये आखिरी मौका था किसी अल्टीमेट पोकेमॉन को कैच करके सारे पोकेमॉन ट्रेनर से आगे होने का। ऐश की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। तभी फॉरेस्ट में काफी सारी फॉग आ जाती है। गेंजा का ध्यान चारों तरफ होता है। वो किसी मूवमेंट को ढूंढने का कोशिश कर रहा था जिससे उसको अल्टीमेट पोकेमॉन मिल जाए, बट उसको कोई भी मूवमेंट नहीं दिखती है। धीरे धीरे ऐश और गेंजा आगे बढ़ते हैं और अचानक से उनको एक काफी ज्यादा बड़ी शैडो देखने को मिलती है। ऐश डर जाता है, बट गेंजा को समझ में आ जाता है कि यह शैडो और कोई नहीं बल्कि अल्टीमेट पोकेमॉन था, क्योंकि अभी के लिए इस फॉरेस्ट के अंदर अल्टीमेट पोकेमॉन के अलावा कोई और पोकेमॉन प्रेजेंट नहीं था। इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। ऐश अपने पॉकेडेक्स को निकालता है और पॉकेडेक्स स्कैन कर लेता है कि इस पोकेमॉन का नाम स्पेक्ट्रागॉन है। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और अभी तक कंफर्म नहीं है कि असलियत में पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। एंड अगर ये पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करता है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों ने इसको आज तक देखा हुआ है। टाइम हाथों से निकलते जा रहा था। अब सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकंड्स बचे हुए थे। ऐश को टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसीलिए वो अपने गेंजा को वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है। अब क्योंकि गेंजा बॉन्ड इवॉल्व हो चुका था, उसके अटैक्स और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। वो लाइट के स्पीड से स्पेक्ट्रागॉन पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं, बट शॉकिंगली वो इन अटैक्स को डॉज कर लेता है और फॉग के अंदर गायब हो जाता है। ऐश और गेंजा पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं और तभी वो ऐश के पीछे रीअपीयर होता है। उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है, ऐश उसको देख लेता है और बोलता है गेंजा डबल टीम अटैक का यूज करो। गुडिंजा अपनी काफी सारी कॉपीज बना लेता है, जिससे स्पेक्ट्रागॉन पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एंड यूज करता है स्क्रीच अटैक का, बट उसका अटैक सिर्फ और सिर्फ फेक गेंजा के ऊपर लगता है जो कि इल्यूजन थे। ऐश को पता था कि उसको जल्दी कुछ करना होगा। टाइम धीरे धीरे कम होते जा रहा था एंड इतने कम टाइम में स्पेक्ट्रागॉन को डिफीट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क था। गेंजा नाइट स्लैश अटैक का यूज करो। गेंजा काफी स्पीड से आगे की तरफ जाता है और स्पेक्ट्रागॉन के ऊपर नाइट स्लैश अटैक का यूज कर देता है, जिससे स्पेक्ट्रागॉन पीछे की तरफ पुश हो जाता है। ऐश बोलता है गेंजा बहुत बढ़िया। स्पेक्ट्रागॉन को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका था, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन के चलते इस अटैक की पावर बढ़ चुकी थी और यह अटैक सुपर इफेक्टिव था स्पेक्ट्रागॉन के ऊपर। स्पेक्ट्रागॉन वापस उठने में स्ट्रगल कर रहा था। ऐश बोलता है गेंजा हमारे पास सही चांस है, जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। गेंजा रेडी हो जाता है और एक बहुत ज्यादा बड़े वाटर शुरिकेन को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ स्पेक्ट्रागॉन उठने की कोशिश करता है। जब तक वो पूरी तरह से उठ पाता, गेंजा ने वाटर शुरिकेन रेडी कर लिया था एंड वो उसको लॉन्च भी कर देता है। स्पेक्ट्रागॉन उस अटैक को देखता है और डॉज करने की कोशिश करता है, पर तब एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। ऐश टाइमर की तरफ देखता है और बोलता है कि गेंजा हमें जल्दी करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हुए हैं। बट कुछ भी करने से पहले उनको स्मोक के हटने का वेट करना था। गेंजा कुछ अटैक का यूज करके स्मोक को हटाने की कोशिश करता है। फाइनली स्मोक हट जाता है और 10 सेकंड्स बचे हुए थे। ऐश देखता है कि स्पेक्ट्रागॉन वीक लग रहा है, बट अभी भी वो खड़ा हुआ है और आगे की बैटल कर सकता है। आमतौर पर ऐश बैटल को कंटिन्यू करता, बट अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हुए थे। उसको चांस लेना था और वो बिना किसी टाइम वेस्ट के घोस्ट बॉल निकालता है और स्पेक्ट्रागॉन के ऊपर फेंक देता है, जिससे काफी तेज हवा चलती है और अब सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड्स बचे हुए थे। पूरा जंगल शांत हो चुका था। ऐश और गेंजा बहुत ही ज्यादा नर्वस होते हैं कि वो उस पोकेमॉन को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं। पोकेबॉल पहली बार शेक होता है और अब 2 सेकंड बचे हुए थे। फाइनली वो दूसरी बार भी शेक होता है और अब सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड बचा हुआ था। अब लास्ट सेकंड बचा हुआ था। अगर यहाँ पे वो पोकेमॉन बाहर आ जाता है या फिर कैच होने में ज्यादा टाइम लेता है तो ऑफिशियल ये माना जाएगा कि ऐश ने उस पोकेमॉन को कैच नहीं किया है। तो ये ऐश और गेंजा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड था। लास्ट सेकंड में फाइनली पोकेबॉल के बटन से रेड लाइट बाहर आती है, यानी कि ऐश और गेंजा ने उस पोकेमॉन को कैच कर लिया था और तभी टाइम एंड हो जाता है। ऐश और गेंजा सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे और थक भी चुके थे, इसीलिए वो जमीन पर गिर जाते हैं और थोड़ा रेस्ट लेते हैं। बट ऐश ने टोटल 8 पोकेमॉन कैच किए थे। देखना यह था कि क्या वो इन 8 पोकेमॉन्स की मदद से इस टूर्नामेंट को जीत भी पाता है या फिर नहीं। तभी सारे वर्कर्स वहाँ पर ऐश और गेंजा के पास आ जाते हैं और उनको उठाते हैं। ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच कर लिया था। बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ वो बाहर आता है। सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेबॉल ले लिए जाते हैं और अब टाइम था कैलकुलेट करने का कि कौन इस टूर्नामेंट को जीता है।
ऐश ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना से मिलता है। ब्रॉक बोलता है कि हम तुम्हारी प्रोग्रेस बाहर से देख रहे थे, तुमने और गेंजा ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बट तुम 8 ही पोकेमॉन पकड़ पाए हो। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें 2 1 स्टेज पोकेमॉन भी कैच कर लेने चाहिए थे। ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने भी आगे जाकर रियलाइज किया था, मुझे चेयरमैन की बात मान लेनी चाहिए थी। मिस्टी बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने लकीली लास्ट सेकंड में अल्टीमेट पोकेमॉन को कैच कर लिया था। हम में से कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि तुम अल्टीमेट पोकेमॉन को ढूंढ भी पाओगे, बट तुमने उसको ढूंढा और कैच भी कर लिया बिल्कुल लास्ट टाइम पर। ये मूवमेंट बहुत ज्यादा इंटेंस था, हमें लगा कि तुम उसको कैच नहीं कर पाए हो, पर बाद में वो पोकेमॉन रजिस्टर हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, बट इसमें गेंजा का बहुत ज्यादा बड़ा रोल था, क्योंकि नॉर्डन पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड उसने एक नॉर्डन के लेजेंडरी पोकेमॉन को इतनी ज्यादा अच्छी टक्कर दिया, जबकि वो पूरे टूर्नामेंट में बैटल करके वीक हो चुका था। इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट गेंजा को भी जाता है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट वो नोटिस करता है कि गेंजा इतनी सारी बैटल करके वीक हो चुका था। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, एंड वो अपने गेंजा को पॉकीबॉल के अंदर वापस ले लेता है। अब गेंजा रेस्ट कर सकता था। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना सभी लोग एक जगह पर बैठकर वेट करते हैं रिजल्ट्स के अनाउंस होने का। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसको देखकर ऐश नर्वस हो जाता है, शायद ये लोग ऐश से आगे हो। ऐश उनमें से कुछ पोकेमॉन ट्रेनर से बात भी करता है, तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और बोलता है कि हमने सारे 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेबॉल ले लिए थे और अब हमने सारे पोकेमॉन के बेस स्टैट जोड़ लिए हैं। इस बार का रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 में से सिर्फ और सिर्फ 7 फॉरेस्ट के अंदर ही हमने अल्टीमेट पोकेमॉन छोड़े थे। ये सुनकर सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं क्या इसका मतलब ऐश उनको 7 लकी पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक था जिनके फॉरेस्ट में अल्टीमेट पोकेमॉन छोड़े गए थे। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। चेयरमैन बोलता है कि इसके पहले हम 25 फॉरेस्ट के अंदर अल्टीमेट पोकेमॉन छोड़ा करते थे, बट इस बार हमने कुछ डिफरेंट ट्राई किया और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा डिफरेंट आए हैं। आप ये सुनकर शॉक रह जाओगे कि टॉप 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स में से 2 ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर हैं जिनके पास अल्टीमेट पोकेमॉन है ही नहीं। सारे पोकेमॉन ट्रेनर सरप्राइज हो जाते हैं। चेयरमैन बोलता है कि हाँ, हम इसी तरह से सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि अल्टीमेट पोकेमॉन ट्रेनर्स को लाने का पर्पस यही था कि वो पोकेमॉन ट्रेनर जो कि टूर्नामेंट में पीछे हैं वो कमबैक कर जाए और आगे आ जाए, बट ये वर्क नहीं किया है। ब्रॉक बोलता है इसका मतलब ये है कि टॉप 3 में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर है जिसने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच किया है, जिसके चलते ऐश के टॉप 3 में होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हो जाते हैं। एंड अगर किसी तरह से ऐश की जगह टॉप 3 में बन जाती है तो भी ये कंफर्म नहीं है कि वो फर्स्ट नंबर पे आएगा या फिर नहीं, क्योंकि सिंबल तो सिर्फ और सिर्फ उसी पोकेमॉन ट्रेनर को मिलने वाला है, बाकी दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस टूर्नामेंट ने बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया था और सभी पोकेमॉन ट्रेनर्स वेट कर रहे थे रिजल्ट का। चेयरमैन बोलता है बस यही नहीं, यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। 50 में से 27 पोकेमॉन ट्रेनर्स तो ऐसे थे जिनके पोकेमॉन फॉरेस्ट के अंदर के घोस्ट पोकेमॉन से ही हार गए थे और इसके चलते वो टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गए। यानी कि असली कंपटीशन बाकी बचे हुए टोटल 23 पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में है, जिनके पोकेमॉन आखिर तक नहीं हारे थे। ये सुनकर ऐश को रिलैक्स फील होता है, क्योंकि वो उन्हीं पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक था। चेयरमैन बोलता है ठीक है, तो अब क्योंकि सारी बातें हो चुकी है तो रिजल्ट स्क्रीन पर आने वाले हैं। चेयरमैन के हाथ में रैंकिंग आ जाती है, बट उससे पहले वो बोलता है कि इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो फर्स्ट पे आएगा उसी को सिंबल मिलेगा, पर उसने इस टूर्नामेंट के अंदर जितने भी पोकेमॉन कैच किए हैं वो सब हमारे पास वापस रखे जाएंगे। वहीं पर जो पोकेमॉन ट्रेनर्स 3rd और 2nd नंबर पे आए हैं उनको सिंबल तो नहीं मिलेगा, बट उन्होंने जितने भी पोकेमॉन कैच किए हैं पूरे टूर्नामेंट में उन पोकेमॉन्स को वो रख सकते हैं रिवॉर्ड की तरह, क्योंकि उन्होंने कुछ बेस स्टैट के चलते ही सिंबल को मिस कर दिया है। ये रूल सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को पसंद आता है। चेयरमैन बोलता है तो स्टार्ट करते हैं नंबर 3 से, जहाँ पर एंड्रयू आता है। इसने अपने पोकेबॉल्स का अच्छे से यूज किया था और टोटल 10 पोकेमॉन कैच किए थे, जिनमें 2 फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन है, 3 सेकंड स्टेज पोकेमॉन है और 4 फुली इवॉल्व पोकेमॉन्स हैं। लास्ट में एंड्रयू ने एक 600 बेस स्टैट रखने वाला सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन भी कैच किया था, जिससे इसके सारे पोकेमॉन्स के बेस स्टैट मिलाकर 4200 हो जाते हैं, जो कि इनक्रेडिबल है। अब क्योंकि इन्होंने सिंबल मिस कर दिया है इसीलिए ये अपने सारे पोकेमॉन्स रख सकते हैं। एंड्रयू खुश और डिसअपॉइंटेड दोनों होता है, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि वो इतना आगे आ जाएगा, बट उसने कुछ ही मार्जिन से सिंबल मिस कर दिया था। चेयरमैन बोलता है कि तो अब बारी है 2nd नंबर के पोकेमॉन ट्रेनर की, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, 2nd नंबर पे कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है। ये सुनकर सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चेयरमैन बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग सरप्राइज हो चुके हो, और एक टाइम पर हम भी हो गए थे ये देखकर कि 1st और 2nd नंबर पे जो पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं उन दोनों के बीच में टाई हो चुका है, यानी कि उन दोनों के टोटल पोकेमॉन्स के बेस स्टैट मिलाकर बिल्कुल सेम आते हैं, जो कि 4732 हैं। एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर से ऐश और रिचार्ड, ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सेरेना सभी लोग पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि मास्टर बॉल कैचिंग टूर्नामेंट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जहां पर 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में टाई हो गया था एंड उनमें से एक ऐश भी था। ये तो एक काफी ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस है। चेयरमैन बोलता है कि वह रिचार्ड ने भी 10 पोकेमॉन्स कैच किए थे। इसमें कोई अल्टीमेट पोकेमॉन या फिर फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन नहीं था, उसने 3 सेकंड स्टेज पोकेमॉन कैच किए थे। फिर आते हैं 4 फुली इवॉल्व पोकेमॉन और आगे जाके सूडो लेजेंडरी राउंड में वो 2 600 बेस स्टैट रखने वाले सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच कर लेता है, जिससे इन सारे पोकेमॉन्स का बेस स्टैट मिलाकर 4732 हो जाता है।
बात करें ऐश की तो इस टूर्नामेंट के ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह ऐश ने भी 10 पोकेमॉन नहीं कैच किए थे, बल्कि उसके पास 8 पोकेमॉन है और उन 8 पोकेमॉन के चलते ही वो फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं कि आखिर कोई पोकेमॉन ट्रेनर कैसे 8 पोकेमॉन कैच करके नंबर 1 पर आ सकता है। चेयरमैन बोलता है कि जैसा कि हमने बताया था कि हमने 50 में से 7 फॉरेस्ट के अंदर अल्टीमेट पोकेमॉन छोड़े थे, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे के सारे 7 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच कर लिया होगा। अल्टीमेट पोकेमॉन को स्पॉट करके कैच करने में एफर्ट लगता है और इसीलिए 7 में से सिर्फ एक ही पोकेमॉन ट्रेनर अल्टीमेट पोकेमॉन को कैच करने में सफल हो पाया था। एंड वो पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि ऐश है, जो कि इस टूर्नामेंट का इकलौता पोकेमॉन ट्रेनर है जिसने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच किया है। ऑल्सो इन 7 में से 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स तो अल्टीमेट पोकेमॉन को फॉरेस्ट के अंदर ढूंढ भी नहीं पाए थे। 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स अल्टीमेट पोकेमॉन को ढूंढ लेते हैं और उनसे बैटल करते हैं, बट उनमें से एक डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि अल्टीमेट पोकेमॉन उसके पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। वहीं पर सेकंड पोकेमॉन ट्रेनर बैटल करता है अल्टीमेट पोकेमॉन से, बट उसको कैच करने में देरी हो जाती है और टाइम अप हो जाता है। बस ऐश ही टाइम पर अल्टीमेट पोकेमॉन को कैच कर पाया था और वो भी लास्ट सेकंड में। ये सुनकर सारे ही पोकेमॉन ट्रेनर्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। चेयरमैन बोलता है बस इतना ही नहीं, अगर ऐश अल्टीमेट पोकेमॉन को कैच नहीं कर पाता तो उसके टोटल बेस स्टैट 4132 ही रह जाते, यानी कि वो टॉप 3 में भी नहीं आ पाता। वहीं पर अगर वो फर्स्ट राउंड में एक भी फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन को कैच कर लेता तो इस टूर्नामेंट का क्लियर विनर बन जाता। अल्टीमेटली हम ऐश को लकी और अनलकी दोनों बोल सकते हैं, बट फिर भी वो फर्स्ट पोजीशन के लिए टाई करता है। ऐश बोलता है कि मुझे लगा था कि और भी कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच कर पाए थे, बट मैं ही वो लकी पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने अकेले इस टूर्नामेंट के अंदर अल्टीमेट पोकेमॉन कैच किया था और ये सब सिर्फ और सिर्फ गेंजा के चलते हो पाया है। चेयरमैन बोलता है कि अब हम 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स को तो सिंबल नहीं दे सकते, तो क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें जिससे ये सिंबल फेयरली एक पोकेमॉन ट्रेनर के पास चले जाए, और इसके लिए हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने अल्टीमेट पोकेमॉन कैच किया है उसको ही सिंबल मिल जाए, यानी कि ऐश को, क्योंकि अल्टीमेट पोकेमॉन कैच करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और वो रेयर भी होते हैं। सेकंड सोल्यूशन ये है कि जिस पोकेमॉन ट्रेनर ने 10 पोकेमॉन कैच किए हैं उसको ये सिंबल मिल जाए, यानी कि रिचार्ड को। और थर्ड सोल्यूशन ये है कि दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में एक 1 वर्सेस 1 की बैटल हो जाए। जो भी पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल को जीतता है उसी को सिंबल मिल जाएगा। रिचार्ड और ऐश के पास 5 मिनट का टाइम है, दोनों ही अपना फैसला कर सकते हैं। ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सहीना सबके साथ सोचता है, वहीं पर रिचार्ड भी प्लानिंग करता है। कुछ टाइम बाद दोनों ही फैसला कर लेते हैं और चेयरमैन को बता देते हैं। चेयरमैन बोलता है कि दोनों ने ही सेम ऑप्शन चूज किया है एंड वो है 1 वर्सेस 1 बैटल करना। अगर ऐश चाहता तो वो खुद के लिए वोट कर सकता था, वहीं पर रिचार्ड भी अपने लिए वोट कर सकता था, पर दोनों ने ही एक फेयर बैटल करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल फील्ड में आ जाए, बैटल स्टार्ट होने वाली है। ऐश और रिचार्ड दोनों ही बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। ऐश गेंजा को चूज करना चाहता था, बट वो टूर्नामेंट में घोस्ट टाइप पोकेमॉन से बैटल करके वीक हो चुका था, इसीलिए अब ऐश को दूसरे पोकेमॉन का यूज करना पड़ेगा। ऐश पोकेमॉन निकालता है और बोलता है चार्जार्ड जाओ। चार्जार्ड बिल्कुल रेडी और फायर्ड अप होता है बैटल करने के लिए। वहीं पर रिचार्ड भी अपने पोकेबॉल को निकालता है और भेज देता है डार्क और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन क्वैकरेल को। दोनों ही पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश का चार्जार्ड यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का, वहीं पर क्वैकरेल यूज करता है मेगा पंच अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट ऐश के चार्जार्ड का अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे क्वैकरेल पीछे पुश हो जाता है। रिचार्ड बोलता है क्वैकरेल अभी डार्क पल्स अटैक का यूज करो। चार्जार्ड इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है सुपर इफेक्टिव विंग अटैक का। रिचार्ड बोलता है क्वैकरेल इस अटैक को डॉज कर लो। क्वैकरेल जंप करता है और ऐसा लगता है कि उसने इस अटैक को डॉज कर लिया है, बट विंग अटैक उसके पैरों पर लग जाता है एंड उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि विंग अटैक एक फ्लाइंग टाइप अटैक है जो कि फाइटिंग टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। ऐश बोलता है चार्जार्ड बहुत बढ़िया फ्लेम थ्रोअर का यूज करो, बट क्वैकरेल सही टाइम पर डबल टीम का यूज कर देता है, जिससे चार्जार्ड समझ नहीं पाता कि रियल क्वैकरेल कौन सा है और वो इल्यूजन के ऊपर फ्लेम थ्रोअर यूज कर देता है। रिचार्ड बोलता है क्वैकरेल बहुत बढ़िया, अभी हाई जंप किक अटैक का यूज करो। चार्जार्ड कंफ्यूज होता है कि असली क्वैकरेल कौन सा है। सारे क्वैकरेल जंप करते हैं और चार्जार्ड के ऊपर हाई जंप किक का यूज कर देते हैं, जिससे चार्जार्ड को डैमेज पड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब रियल क्वैकरेल सामने आ चुका था। चार्जार्ड वापस से खड़े हो जाता है। ऐश बोलता है चार्जार्ड चलो इस बैल को खत्म करते हैं, फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करो। वहीं पर रिचार्ड अपने क्वैकरेल को फाइटिंग एम्बुश अटैक यूज करने बोलता है। इस अटैक का नाम ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सहीना किसी ने भी इससे पहले नहीं सुना था। फायर ब्लास्ट क्वैकरेल की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी वो उस अटैक का यूज करके फायर ब्लास्ट को पूरी तरह से रोक देता है। सभी लोग क्वैकरेल की पावर देखकर शॉक रह जाते हैं कि उसने फायर ब्लास्ट जैसे स्ट्रॉन्ग अटैक को रोक लिया है। वो फायर ब्लास्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर देता है, बट एक चीज नोटिस करने वाली थी, क्वैकरेल अब वीक लग रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड शायद क्वैकरेल को रिकॉइल डैमेज पड़ा है, जो कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग फिजिकल अटैक यूज करने से होता है। हमारे पास यही मौका है, स्टील विंग अटैक का यूज करो। क्वैकरेल भी पूरी तरह से रेडी होता है। जैसे चार्जार्ड उसके पास आ जाता है, रिचार्ड बोलता है कि अपने हाथों का यूज करके स्टील विंग को रोक दो। क्वैकरेल बिल्कुल ऐसे ही करता है। दोनों पोकेमॉन टक्कर के लग रहे होते हैं, तब एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। अब सभी लोग रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि सिंबल कौन लेकर जाने वाला है।